आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सॉर्टिंग एरे को यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने एरे के डेफिनेशंस, एरे क्या होते हैं, एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, तो ये सारी हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके हैं एरे के। ठीक है, आप लोग अगर ये वीडियो नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट से वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो सॉर्टिंग एरे क्या होता है? सॉर्टिंग एरे में हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था कि कोई भी जैसे एरे है, जैसे कि हम लोग एक यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि एरे है। ठीक है, तो यहाँ पे एरे में कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी साइज यहाँ पे 5 एलिमेंट की कैपेसिटी है इसको होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू को यहाँ पे सेट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे आपका 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आपका इसको सॉर्ट करना होता है इस एरे को। ठीक है, तो एरे को हम लोग सॉर्ट दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जो सॉर्टिंग होती है वहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे सॉर्टिंग को पॉसिबल होते हैं। एक होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि ये आपका बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, और एक होता है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एक होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले लार्ज एलिमेंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर जाके यहाँ पे आपका कम एलिमेंट होगा। यानी कि मेरा यहाँ पे लार्ज एलिमेंट से यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा मिनिमम एलिमेंट्स तक जाएगा। और यहाँ पे इसमें क्या होता है कि आपका सबसे पहले यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट होगा, जो उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके धीरे धीरे हम लोग मैक्सिमम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका सॉर्टिंग दो तरीके से पॉसिबल होती है। और सॉर्टिंग में यहाँ पे जैसे एरे को एज्यूम करें, इस एरे को हम लोग फिर से ड्रा करते हैं। तो ये हमारा एरे हो गया। ठीक है, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, दैट इज 0। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट हो गया। इस एरे का यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ये सॉर्ट हो गया। अगर हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो सबसे पहले लार्ज एलिमेंट रखेंगे, फिर जाकर उससे छोटा एलिमेंट रखेंगे, उससे छोटा एलिमेंट, देन उससे छोटा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे ये जो आपका मैनर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का मैनर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस प्रकार से हम लोग एरे को यहाँ पे सॉर्ट करते हैं। तो वही हम लोग सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे कि हम लोग अपने एरे को, गिवन एरे को हम लोग अपने प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग एरे के लिए यहाँ पे हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे 2 यहाँ पे आपके रूल्स हैं। द मोस्ट कॉमनली मेथड बबल सॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे कई सारे आपके प्रोग्रामिंग में सॉर्टिंग के मेथड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बबल सॉर्ट होता है। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कई सारे यहाँ पे मेथड होते हैं तो सॉर्ट एरे। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली हम लोग बबल सॉर्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बबल सॉर्ट क्या होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया था एरे का, तो ये हम लोग फिर से उसको एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 3 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमारा 1 हो गया। तो इसमें हम लोग ये सॉर्ट करना है। तो सॉर्टिंग हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस दोनों एलिमेंट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हमें सबसे यहाँ पे दोनों एलिमेंट में कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला ग्रेटर है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस एरे में हम लोग इसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, सॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला बड़ा है तो हम लोग इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग वैल्यू को स्वैप कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे 2 सेट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा यहाँ पे 3 सेट हो जाएगा। राइट, अब हम लोग फिर से अगले नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इसमें दोनों में कौन सा बड़ा वैल्यू है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 8 बड़ा वैल्यू, तो इसलिए हम लोग फिर से यहाँ पे स्वैप कर देंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा, यहाँ पे 8 सेट हो जाएगा, यहाँ पे 2 सेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर से इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो कौन सा ग्रेटर है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे 2 ग्रेटर है। तो ये यहाँ पे मैनर सही है, हम लोग इसके आगे बढ़ जाएंगे, इसके आगे का प्रोसेस देखेंगे। इसमें कंपेयर करेंगे तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे 1 ग्रेटर है, तो हम लोग फिर से इसमें वैल्यू को यहाँ पे स्वैप कर देंगे। स्वैप करके आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बार और फिर से हम लोग इसके यहाँ पे अपने फार्मूला को अप्लाई करेंगे और फिर से इसमें स्वैप करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे, इसमें से कौन सा बड़ा है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे 8 बड़ा है, तो फिर से यहाँ पे स्वैपिंग कर देंगे। ठीक है, दूसरे स्टेज में हम लोग फिर से स्वैपिंग कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 8 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया।
अब हम लोग फिर से यहाँ पे कंपेयर करेंगे इस दोनों में, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सही है, यहाँ पे ये स्वैप करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से शॉर्ट है। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे यहाँ पे भी शॉर्ट है, यहाँ पे भी चेक करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट है। तो ये हमारा यहाँ पे एज ए एरे हम लोग यहाँ सॉर्टिंग एरे को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या होता है कि बबल सॉर्ट में आपको नया एरे नहीं बनाना होता, जो आपका एरे पहले से उसी को हम लोग उसी में स्टोर करा देते हैं, बस स्वैपिंग मेथड को यहाँ पे अप्लाई करके। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि मेथड कैसे, इसमें क्या क्या होता है, इसकी थ्योरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें थ्योरी में क्या है कि बबल सॉर्ट कैसे यहाँ पे वर्क करता है। तो बबल सॉर्ट इन बबल सॉर्ट वी कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट दे आर द रॉन्ग ऑर्डर। ठीक है, तो वही जो गलत ऑर्डर में था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो हम लोग इसको क्या करते थे, स्वैप करते थे। ठीक है, सबसे लार्ज एलिमेंट को फर्स्ट में लाना है और सबसे मिनिमम एलिमेंट को सबसे लास्ट एरे के सबसे लास्ट वाले एलिमेंट की पोजीशन में इंडेक्स पे पहुँचाना है। तो वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे उसका लॉजिक लिखा गया कि कंपेयर मार्क्स 0। मार्क्स 0 का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारा ये एरे हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, तो ये अगर मार्क्स नाम का एक एरे है तो इसका इंडेक्सिंग 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 एंड 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मार्क्स को 0 कह रहे हैं तो मार्क्स 0 का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे 0th इंडेक्स पे हम लोग यहाँ पे वैल्यू को कह रहे हैं। ठीक है, 0th इंडेक्स पे हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पे 1 वाले इंडेक्स की वैल्यू को बीच में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे वही चीज़ लॉजिक लिखा गया है कि यहाँ पे मार्क्स 0 और मार्क्स 1 को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, फिर देन स्वैप कर देंगे। अगर यहाँ पे मार्क्स 0 यहाँ पे ग्रेटर है और यहाँ पे मार्क्स 1 यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे हम स्वैप कर देंगे, फिर कंपेयर उसी तरह से करते रहेंगे आगे आगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो वही यहाँ पे लॉजिक आपका उल्टा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो लेस देन है ग्रेटर देन, तो वही चीज़ हम लोग बस चेंज कर देंगे, बस इस कंडीशन को, पर्टिकुलर कंडीशन को, तो आपका एरे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में आपका सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये प्रोग्रामिंग का लॉजिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉजिक पूरा लिखा गया है, आपका जो भी प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ पे कोड हैं सी के। तो यहाँ पे 2 हेडर फाइल्स होती हैं, आपको पता है studio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, और कोनियो का होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। और कंसोल किस लिए लगाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि कंसोल जो आपका कोनियो.h जो लगाया जाता है वो गेट ch के लिए लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे गेट ch एक फंक्शन है जो कि एक कैरेक्टर को रीड करने का होता है, या फिर कभी कभी हम लोग ने टर्बो सी में इसको स्क्रीन को होल्ड करने के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन इसका मेन जो आपका फंक्शन होता है गेट ch का, वो किसी भी एक कैरेक्टर को रीड करने का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइड मेन हो गया और यहाँ पे हम लोग एरे को ले लिए 5 साइज का, मतलब कि यहाँ पे आपका रिजर्व हो गया मेमोरी। तो यहाँ पे 0th 1 और 2 3 यहाँ पे 4 आपका इंडेक्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एरे को यहाँ पे रिजर्व मेमोरी ऑक्यूपाइड हो गया। अब हम लोग आई और जे ले लिए ताकि हम लोग यहाँ पे लूप चला सकें आई बार में और यहाँ पे जे टाइम्स में। और एक टेम्प्रोरी वेरिएबल ले लिए। अब हम लोग यहाँ पे टेम्प्रोरी क्यों ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एरे की बात कर रहे हैं, हमें स्वैप करने के लिए हमें एक टेम्प्रोरी वैल्यू की चाहिए। जैसे क्यों चाहिए, हम लोग यहाँ पे करें 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग हमारे एक वैल्यू यहाँ पे 2 है और बी में वैल्यू हमारा यहाँ पे 3 है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है बी में वैल्यू यहाँ पे 2 करना है और हमें यहाँ पे जो ए में वैल्यू है यहाँ पे 3 करना है, यानी कि वैल्यू को हमें स्वैप करना है। तो हम लोग स्वैप कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए में 3 वैल्यू को स्टोर कराना है, तो हम लोग ए में सीधा हमें बी की वैल्यू को स्टोर करा दें, तो जो ए की वैल्यू होगी, अगर हमें नेक्स्ट टाइम में हमें बी में स्टोर कराना है ए की वैल्यू, तो अब तो ए की वैल्यू कहीं भी नहीं है। हमें ए की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एक टेम्प्रोरी वेरिएबल बनाते हैं ताकि हम लोग ए की वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकें और वही वाले ए वाली वैल्यू को हम लोग अगेन यहाँ पे बी में स्टोर कर पाएँ। ठीक है, तो ये होती है आपकी स्वैपिंग वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे स्वैप का लॉजिक होता है, वही लॉजिक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही लॉजिक आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले टेम्प्रोरी वेरिएबल में फर्स्ट वाले एलिमेंट को आपको स्टोर किया गया है ताकि उसको रिजर्व कर सके। उसमें हम लोग अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट को स्टोर करा दिए जो यहाँ पे आई जेथ आपका इंडेक्स है, यहाँ पे टेम्प्रोरी वेरिएबल को आई जे+1 वाले वेरिएबल हम लोग स्टोर करा दिए। तो ये रहा यहाँ पे लॉजिक और ये जो है आपका
आपका यूजर से इनपुट्स लेने के लिए है, ये एलिमेंट्स आप यूजर इनपुट करेगा, तो ये हमारा लॉजिक हो गया। और जो गेट सी एच यहाँ पे यूज हुआ है ये आपका यहाँ पे conio.h के लिए यूज हुआ है। ठीक है, आपसे यहाँ पे वाइवा में पूछा जा सकता है कि गेट सी एच यहाँ पे किस हेडर फाइल में स्टोर होता है, तो हम लोग बताएंगे कि conio.h हेडर फाइल में स्टोर होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका यहाँ पे ये एरे यूजर ने अगर इनपुट किया तो आपका रिजल्ट यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया गया, यहाँ पे लॉजिक देखेंगे, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया गया। अगर हमें वहीं पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो बस यहाँ पे क्या करना है कि हमें बस इस लॉजिक को यहाँ पे रिवर्स कर देना है। ठीक है, हमें बस लॉजिक को यहाँ पे बस रिवर्स कर देंगे तो आपका यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। बस हमें यहाँ पे लेस देन लगा देना है, तो वही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका 50 आ जाएगा, यहाँ पे 40 और 30, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो बस लॉजिक आपका दोनों का सेम होता है, बस आपको यहाँ पे कंडीशन को फॉलो करना होता है कि आपकी कंडीशन किस पे आपके यहाँ पे लगी है, ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है। अब हम लोग बात करते हैं कि एरे ऑफ फंक्शन। ठीक है, एरे ऑफ फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा है, ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट में हम लोग ने फंक्शन पढ़ा है कि फंक्शन क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक प्रोग्राम का सेट होता है। जैसे हम लोग फंक्शन एक करें, अगर हम लोग को एक टास्क को परफॉर्म करना है, रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करना है, कई बार एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को रीयूज करना है, तो हमें एक फंक्शन के में लिख देते हैं और उसी फंक्शन को हम लोग यहाँ पे इतनी बड़ी कोड नहीं लिख रहे थे, हमें बस उस फंक्शन का नाम लिख देना होता है और वो सारी कोड यहाँ पे हम लोग उस कोड को एक्सेस कर सकते हैं एट मैनी टाइम्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन को यूज करते हैं। और वही हमसे कह रहा है कि अगर फंक्शन को हमें एरे के साथ यूज करना है, यानी कि हम लोग कुछ टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं जिसका लॉजिक हमारे फंक्शन में लिखा गया है, और वो जो टास्क है वो एक वेरिएबल नहीं, एक एरे वेरिएबल को लेता है। ठीक है, कोई भी आपका एरे वेरिएबल पे वो टास्क परफॉर्म करता है जिसका लॉजिक हमें एक फंक्शन में लिखा हुआ है। तो हम लोग उस एरे को उस फंक्शन में कैसे पास करते हैं, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे इस आपके टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे यू कैन पास एन एरे टू अ फंक्शन। ठीक है, दिस इज द यूजफुल टू कीप योर कोड ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये क्यों होता है फंक्शन का यूज, ताकि हम लोग एक कई सारे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर सकें ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ठीक है, हमें कौन कौन सा पार्ट आपका प्रोग्राम में है उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग उससे मिल जाती है। तो इंपॉर्टेंट इन सी होता है, तो यहाँ पे एरे इज ऑलवेज पास्ड बाय द एड्रेस बाय रेफरेंस। ठीक है, हम लोगों ने सीखा है कि किसी भी फंक्शन को यहाँ पे आर्गुमेंट देने के लिए हमें दो चीज़ें की यहाँ पे हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं। एक होता है हमारा पास बाय वैल्यू। ठीक है, पास बाय यहाँ पे वैल्यू होता है, और एक पास बाय रेफरेंस होता है। ठीक है, पास बाय रेफरेंस होता है। अब पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे सीधा उसका उस जो वेरिएबल होता है उसका हम लोग सीधा एड्रेस पास करते हैं। जो भी आपका मेन वेरिएबल में आपका वेरिएबल है उसका एड्रेस हम लोग यहाँ पे पास करते हैं ताकि उसी एड्रेस को यहाँ पे एक्सेस कर लेता है वो फंक्शन। ठीक है, जो भी चेंजेस होंगे वो सारे मेन में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोग अगर पास बाय वैल्यू करें तो वो बस फंक्शन तक बस इसका स्कोप होता है, और वो जो एक्चुअल वेरिएबल होता है उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे दो तरीके से हम लोग अपने फंक्शन को कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो एरे में हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक पास बाय रेफरेंस यानी कि एड्रेस के द्वारा हम लोग बस इस फंक्शन में यूज करते हैं। और हम लोग यहाँ पे एक बात करें कि जो एरे होता है, एरे अगर हम लोग बात करें तो एरे एक प्रकार का एक पॉइंटर होता है। ठीक है, एरे यहाँ पे एक पॉइंटर होता है। अगर हम लोग इसको इस तरह से एज्यूम करें तो ये सारी यहाँ पे वैल्यूज हो गई। ये कोई आपका एरे है ऑफ साइज 5। ठीक है, 5 साइज का यहाँ पे एक एरे है। इसके इंडेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 4 हो गया। इसके हम लोग एड्रेस की बात करते हैं। कुछ यहाँ पे इसका एड्रेस होता है, इसको यहाँ पे जूम कर लेंगे। इसका एड्रेस हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये इसका 100 एड्रेस है, यहाँ पे 102 एड्रेस है, 104 एड्रेस है, इसका 106 है, और यहाँ पे इसका 108 है। हम लोग यहाँ पे 2 का गैप क्यों लिए, तो 2 का गैप इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे ये एक अगर इंटीजर टाइप का ये एरे है, तो इंटीजर में कि जो आपका उसका स्टोरेज मेमोरी होता है वो 2 बाइट का होता है। ठीक है, 2 बाइट्स होता है। और अगर हम लोग बात करें कि 2 बाइट्स होता है, इसको हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट मेमोरी आ जाएगी। या फिर कहीं आपके अगर आपका सिस्टम 32 बिट्स का है तो उसमें आपका इंट का जो साइज होता है वो 4 बाइट का होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ज्यूम करते हैं कि 16 बाइट का यहाँ पे 16 बिट का यहाँ पे आपका सिस्टम है।
तो इसमें ये सारी चीज़ें हो गई। अब एरे जो होता है, अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग ए को एक्सेस कर रहे हैं, जो यहाँ पे ए है वो एक एरे है, तो हम लोग अगर ए को एक्सेस कर रहे हैं तो जो ए है यहाँ पे हमारा जो ए है वो किस वैल्यू को पॉइंट करता है, तो ए जो हमारा जो पॉइंट करता है वो फर्स्ट एलिमेंट के, अपने एरे के फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स फर्स्ट को यहाँ पे पॉइंट करता है, यानी कि एड्रेस 100 को पॉइंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू होगी, जैसे 2 हो गई तो यहाँ पे 2 को आपका एक्सेस कर लेगा। तो जो भी एरे होता है वो अपना एक प्रकार का पॉइंटर होता है जो कि अपने एरे के फर्स्ट इंडेक्स को यहाँ पे वैल्यू को एड्रेस को यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें होगी, तो हम लोग यहाँ पे अपने एरे को फंक्शन में बाय द रेफरेंस यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो आप लोगों को बस एक बात याद रखना कि जो भी आपका एरे होता है एक प्रकार का यहाँ पे पॉइंटर होता है जो कि यहाँ पे पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट को। ठीक है, फर्स्ट अपने एरे के फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे एड्रेस को उसके पॉइंट करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आप देखते हैं कि इसको फंक्शन में कैसे यूज करते हैं एक एरे को, जो कि आपका मेन फंक्शन में है। और हम लोग एक फंक्शन बनाए हैं जिसमें कि अपना लॉजिक लिखे हैं, उसमें हम लोग कैसे पास करते हैं। तो इसमें पास करने के लिए हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें, तो एक अगर कैलकुलेट सम अगर यहाँ पे दिया गया, तो हम लोग अगर फंक्शन में अगर हमें अपने एरे को पास करना है, तो अगर हम लोग मेन फंक्शन में अगर कोई भी हम लोग यहाँ पे फंक्शन नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं, इसमें कुछ भी आपका कोड लिखा गया। अगर हम लोग मेन की बात करें, अगर अपने मेन फंक्शन की बात करें, तो मेन फंक्शन में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे बाय द यहाँ पे एरे का यहाँ पे नाम लिख देंगे, या फिर एरे के हम लोग पॉइंटर को यहाँ पे पास कर देंगे। पॉइंटर मीन्स मतलब कि ये जो पास हो रहा है यहाँ पे एड्रेस ही पास हुआ, क्योंकि एक पॉइंटर होता है। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो कि किसी भी नॉर्मल से वेरिएबल के हम लोग उसके एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है पॉइंटर। तो वही यहाँ पे एरे जो है यहाँ पे एक पॉइंटर होता है जो कि अपने फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है, जिसका एड्रेस उसके यहाँ पे उसके पास में होता है अपने फर्स्ट एलिमेंट का। तो यहाँ पे बाय द रेफरेंस हम लोग यहाँ पे पास कर दिए। अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट का, जैसे कि हम लोग इसको देखते हैं, एक एरे है, अगर हमें यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का हमें एड्रेस पता चल गया, तो एरे की एक खास बात क्या होती है, ये कॉन्टिन्यूस मेमोरी को यहाँ पे एक्सेस करता है। यानी कि हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे 102 हो गया, यहाँ पे 104 हो गया, तो ये कॉन्टिन्यूस मेमोरी है। ठीक है, इसमें 2 बाइट यहाँ पे प्लस करते जाएंगे, आपके अगले वाला नेक्स्ट वाला आप यहाँ पे एड्रेस को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरे में क्या होता है कि आपका कॉन्टिन्यूस मेमोरी को यहाँ पे एक्सेस करता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे अपने एरे के फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे पास कर देंगे, तो सारी यहाँ पे एरे आपका एक्सेसिबल हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे आपका ये सारा चीज़ लॉजिक लिखा गया है आपका। हम लोग अपने मेन फंक्शन में सबसे पहले आते हैं। तो ये आपका फंक्शन का नाम हो गया, यहाँ पे एरे का नाम यहाँ पे या फिर एरे का पॉइंटर यहाँ पे पास हो गया, जिसका नाम यहाँ पे मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको साइज पास नहीं करना, आपको यहाँ पे सीधा बस आपको पॉइंटर यहाँ पे पास करना। हम लोग ने वहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि पास बाय रेफरेंस कैसे पास कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते थे, यहाँ पे m% लगाकर हम उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे उसके एड्रेस को एक्सेस किया जा सकता है। जो m% होता है उसके एड्रेस को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं एक ऑपरेटर का। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंटर को पास कर दिया जो कि एरे पॉइंटर है। हमें यहाँ पे पॉइंटर तो पास कर लिया, यहाँ पे एरे इस फंक्शन में तो आ गया, ये जो फंक्शन है कैलकुलेट सम, यहाँ पे एरे तो आ गया, लेकिन कोई भी अपने ऑपरेशन चलाने के लिए हमें उसका साइज पता होना चाहिए कि हमें उसका लूप कितना तक चलाना है। हमें तो यहाँ पे एरे तो पास हो गया, लेकिन सी में ऐसा कोई भी पर्टिकुलर एक कोई भी फंक्शन नहीं है कि हमें उसका किसी भी एरे का हमें साइज बता सके कि उसकी कैपेसिटी कितनी है कि होल्ड करने की, उसकी कितनी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि एक हम लोग उसको साइज भी बता देते हैं, एक अगले यहाँ पे पैरामीटर में, एक अलग से पैरामीटर में हम लोग यहाँ पे उसके साइज भी यहाँ पे बता देते हैं कि उसमें जो एलिमेंट की होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, ताकि हम लोग उसमें लूप चलाते सकें। ठीक है, एडिशनल ऑपरेशन कर सकें। तो हम लोग बस उसके लिए बस हम लोग यहाँ पे साइज को पास करते, बाकी हमें उससे साइज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एरे में हमें साइज की उससे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन चला रहे हैं तो हमें एक साइज की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम लोग लूप को चला सकें कितना हमें रीड करना है। तो अगर हमें इसमें सम करना है तो हम लोग इसको सम कर लेंगे, जैसे कि हम लोग ने एरे लिया। ठीक, एरे हम लोग ने लिया, अब इसमें सम करना है। तो अगर ए है तो ए ऑफ 0 को सम करेंगे, इस इंडेक्स को ए प्लस करेंगे, ए ऑफ 1 को प्लस करेंगे, ए ऑफ
2 को प्लस करेंगे। तो इस प्रकार से एलिमेंट को हम लोग प्लस करेंगे तो आपका एरे के सारे एलिमेंट्स का यहाँ पे में सम रिटर्न हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो एरे ऑफ 0 कर रहे हैं, एरे ऑफ प्लस एरे ऑफ 1 कर रहे हैं, तो ये एरे ऑफ ये इंडेक्सिंग कितनी तक जाएगी उसके लिए हम लोग यहाँ पे साइज को पास करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ प्रोग्राम हो गया। अपने यहाँ पे एरे को भी यहाँ पे प्रिंट, ये डिस्प्ले एरे का यहाँ पे प्रोग्राम है, और यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट सम का यहाँ पे सम करने का प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो ये हो गया हमारा पास बाई रेफरेंस, आपको फंक्शन कैसे काम करता है अपने एरे के ऊपर। हम लोग बात करते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक 1 डायमेंशनल एरे यानी कि 1D एरे को पढ़ा है। ठीक है, यहाँ बस एक डायरेक्शन में एरे हमारा चल रहा था। लेकिन अब बात आती है कि 2 डायमेंशनल एरे या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, हमारे सिलेबस में तो वैसे मल्टी डायमेंशनल एरे का कोई भी अपनी चैप्टर नहीं है या फिर टॉपिक नहीं है। तो हम लोग बस यहाँ पे 2 डायमेंशनल या फिर 2D यहाँ पे एरे को पढ़ने वाले। तो 2D एरे क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने इसमें हम लोग ऐसे जूम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक आपका 1D एरे हो गया। ठीक है, 1D एरे हो गया, इसमें मल्टीपल्स कॉलम्स हो सकते हैं, और यहाँ पे भी आपका 1D एरे हो गया ऑफ सेम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, कई सारे आपका 1D एरे हो गया, इसको हम लोग मिक्स कर देंगे तो एक प्रकार से यहाँ पे आपका 2D एरे बन जाएगा, जिसमें कि आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा, एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे वर्टिकल भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक प्रकार से कहा जाए तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कि 2D एरे क्या होता है, एक टेबल होता है या फिर एक मैट्रिक्स होता है, जिसमें कई सारे रोज होते हैं और कई सारे कॉलम्स होते हैं। अब वहीं अगर बात करें 1D एरे में, तो 1D एरे में यहाँ पे मल्टीपल्स कॉलम्स तो हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल रो होता है। ठीक है, सिंगल रो होता है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बस 1 है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, मल्टीपल वर्टिकल लाइंस हो सकते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि साइज ऑफ एरे, मल्टीपल कितने कॉलम्स हैं उसी को साइज ऑफ एरे कहते हैं ऑफ 1D एरेज में। हम लोग 2D एरेज पढ़ रहे हैं, तो 2D एरेज में यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं और मल्टीपल रोज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स का यहाँ पे सेट होता है, तो उसी को हम लोग टेबल या फिर मैट्रिक्स करते हैं 2D एरे को। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स क्या होता है इन C प्रोग्रामिंग या फिर इन एरे। ठीक है, तो आप लोग करेंगे 2D एरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि एरे भी क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, और किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसे डिफाइन करना पड़ता है कि किस टाइप के डेटा को हम लोग स्टोर करवाना चाहते हैं, किस टाइप के डेटा के लिए हम लोग एरे बना रहे हैं या फिर कोई भी वैल्यू बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा टाइप हो गई, तो ये तो डिक्लेयर करना ही है। आपका एरे का नाम होगा, तो वो तो पता ही है कि आपका यहाँ पे एरे नाम क्या करता है, आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करता है। जो भी आपका कौन कौन से यहाँ पे नाम लिखे जा सकते हैं, कौन नहीं लिखे जा सकते हैं, तो आइडेंटिफायर का रूल आपको बता देगा कि कैसे हम लोग एरे की नेमिंग करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके पैरामीटर कितने होते हैं। इसके हम लोग पैरामीटर या फिर सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट अपने 1D एरे में पढ़ा था कि 1D एरे में हम लोग यहाँ पे सीधा यहाँ पे 1 यहाँ पे बस इसको साइज को बता देते थे, जैसे कि 2 हो गया या फिर 5 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे साइज को बता देते थे कि यहाँ पे आपका 5 साइज वाला एक ए नाम का यहाँ पे एरे है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे 2D एरे बनाना है तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स में क्या करते थे, मैथमेटिक्स में, कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखते थे, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स देखते थे, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 3 है। तो हम लोग वही यहाँ पे जो आपका सबस्क्रिप्ट होते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1D एरे में कितने सबस्क्रिप्ट होते हैं, तो 1D एरे में टोटल नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट यहाँ पे 1 होते हैं, और 2D एरे में टोटल नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट यहाँ पे 2 होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग तो जान गए कि 1 सबस्क्रिप्ट 1D एरे में होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे साइज लिखते हैं, जैसे 5 हो गया, ये इसी को हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2D एरे में कैसे सबस्क्रिप्ट होता है, ये हो गया और ये आपका ये हो गया। यहाँ पे आपको रो लिखना है, यहाँ पे आपको कॉलम लिखना है, तो यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट हो गई, यहाँ पे एक रो हो गया और यहाँ पे एक कॉलम हो गया, जिसको हम लोग कहेंगे 2 सबस्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, तो 2D एरे में यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट होती है और 3D एरे में यहाँ पे 3 सबस्क्रिप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा एरे था, या फिर कह सकते हैं कि मैट्रिक्स है, या फिर 2D एरे है, जिसका हम लोग अगर ये ने काउंट करें तो यहाँ पे कितने रोज हैं, तो हम लोग कहेंगे 3 रोज है,
और यहाँ पे कॉलम्स काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 4 रो है, सॉरी 4 कॉलम्स है। तो इसको हम लोग कैसे अपने डिक्लेरेशन में फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले डेटा टाइप करेंगे कि हमें इंट टाइप के डेटा को स्टोर कराना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी सारे डेटा आने वाली है, यहाँ पे आपका इंटीजर है, जैसे 2 आ गया, -20 आ गया, तो ये सारे हम लोग डेटा को यूज करने के लिए हम पे अपने एरे को बना रहे हैं। तो यहाँ पे एरे का नाम हम लोग मान लेते हैं ए है, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रो को देखेंगे कितने रो होने चाहिए हमारे एरे में, 2D एरे में। तो हम लोग कहेंगे 3 रो होने चाहिए। कितने कॉलम्स होने चाहिए, तो यहाँ पे एट मैक्स यहाँ पे 4 कॉलम्स होने चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया अब 2D एरे। तो यहाँ पे आप लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे 2D एरे की डिक्लेरेशन हो गई। तो आपको याद रखना है कि 2D एरे में यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट होती हैं और 1D एरे में 1 सबस्क्रिप्ट होती हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी पता चल गया कि कोई भी आपको एरे के देखकर यहाँ पे आपके पास 3 रो हैं और यहाँ पे आपके पास 4 कॉलम्स हैं। जो सेकेंड वाली सबस्क्रिप्ट होती है वो आपके कॉलम को डिटेक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाली सबस्क्रिप्ट है आपको यहाँ पे रो को बताती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रो हो गए, 1 2, यहाँ पे 3 रो हो गए, यहाँ पे हमें 4 कॉलम्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब इनिशियलाइज कैसे करते हैं अपने वैल्यू को अपने मैट्रिक्स के अंदर या फिर 2D एरे के अंदर। तो अगर हम लोग बात करें कैसे इनिशियलाइज करते हैं, एक हम लोगों ने बना लिया 2, 3 की एक 2D मैट्रिक्स। तो हम लोग इसमें वैल्यू को दे सकते हैं, यहाँ पे इंट भी लिख देंगे, इंट के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हम लोग कितने दे सकते हैं एट मैक्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3। यहाँ पे हम लोग 6 वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो इसको स्टोर कराते हैं, जैसे कि हम लोग लिख दिया 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपका कुछ इस प्रकार से स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टोर कराते हैं। इसका हम लोग सबसे पहले कि 2 रो वाला एक बनाएंगे एरे और यहाँ पे 3 कॉलम्स वाला यहाँ पे एरे बना दिए। इसमें वैल्यू को स्टोर कराते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें 4 कहाँ स्टोर कराना है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मेमोरी होती है। तो 4 कहाँ होगा, इसका एड्रेस फिर इसका, ऐसे एड्रेस फॉलो करता है, ऐसे इसका एड्रेस, इसका एड्रेस, फिर इसका एड्रेस, फिर इसका, फिर इसका एड्रेस, यहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी को फॉलो करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 को यहाँ पे स्टोर करेंगे, 4 5 6 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3 हो गया। अच्छा, और यहाँ पे 2 ही रो चाहिए था, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अपने जो स्टोर कराएंगे वैल्यू इस प्रकार से मैट्रिक्स में स्टोर होगी। हम लोग एक दूसरा भी तरीका होता है, ताकि एक बहुत बढ़िया तरीका हमें उसको भी स्टोर करा सकते हैं। जैसे एक हम लोग ने 2, 3 का बनाया, ठीक है। इसमें पता है कि जो वैल्यू आने वाली है यहाँ पे 2 रोज होंगे और यहाँ पे 3 कॉलम्स होने वाले। तो रोज मतलब क्या होते हैं कि यहाँ पे एक रो हो गया और यहाँ पे एक दूसरा रो हो गया। अब हमें यहाँ पे कॉलम देना है, मतलब कि 3 वैल्यूज होनी। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो एक ये भी तरीका है, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, ठीक, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके 3 कॉलम्स हो गए, यहाँ पे 2 रोज हो गए, तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो जैसे हम लोगों ने एज्यूम किया था इस प्रकार से वो दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम है, उसी प्रकार से यहाँ पे बन जाएगी, जैसे कि हम लोगों ने पिछले में देखा था यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कि अपने वैल्यू को डिस्प्ले कैसे कराते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले के लिए भी वही आपका मैनर है, जैसे कि मैट्रिक्स ऑफ 0, जैसे कि ये सारी हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये बना दिया अपना 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे बन गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू को सेट कर दिए 1 2 3 4 5 6। अगर हमें इसके वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम लोग AR ऑफ 0, 0 लिखेंगे, ठीक है, 0 रोथ पर और 0th कॉलम पे हमें वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस करना है। तो 0 आपका हो जाएगा कॉलम नंबर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। इंडेक्सिंग हमेशा यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, आपको 0 से ही स्टार्ट करना है। तो इसका हम लोग इसको क्रॉसिंग पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा था आपका 0, 0 हो जाएगा। इसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे 0th रोज पर और यहाँ पे 1th कॉलम पर। तो हम लोग यहाँ पे 0th रो पर 1st कॉलम पे यहाँ पे इसको स्टोर करा दिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में। तो ये एग्जाम्पल किसका है देखते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऊपर की हो गई। यहाँ पे मैट्रिक्स बना दिया गया, यहाँ पे 3 रो वाला और 3 कॉलम वाला, मतलब कि हमें हमारे मेमोरी में इस प्रकार से कुछ बन जाएगा, ठीक है, 1 2 हो गया। तो इस प्रकार से कुछ वैल्यू बन जाएगी। इसमें वैल्यू कैसे स्टोर होगा हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8 और 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वैल्यू को यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे वैल्यू को हम लोग एक्सेस करते हैं।
सबसे पहले i बराबर 0 चल रहा है और यहाँ पे j बराबर 0 चल रहा है। इसका मतलब कि i बराबर 0 चल रहा है, मतलब कि रो के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, i बराबर 0 है, i बराबर यहाँ पे 0 हो गया और j बराबर 0 हो गया, मतलब कि 0 वाले रो पे 0 वाले कॉलम में हमें इस वाले को एक्सेस करना है। नेक्स्ट टाइम में i बराबर 0 ही होगा, हाँ, लेकिन हमारा j बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि j प्लस प्लस है। ठीक है, ये लूप एक बार चलेगा तो ये वाला लूप यहाँ पे 3 बार चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 कंडीशन बनाएगी, यहाँ पे 0 ही होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको क्रॉसिंग पॉइंट बनाएंगे तो ये वाला हमारा नेक्स्ट टाइम में एक्सेस हो जाएगा, जो कि हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं या स्कैन अप करा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले इंडेक्स को एक्सेस कर लेंगे। अगली बार यहाँ पे 0, यहाँ पे रो का नंबर तो 0 ही होगा, अगली बार यहाँ पे j की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो हम लोग एक्सेस किससे कर रहे हैं, हम लोग इस मेमोरी लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंटअप करा सकते हैं या वैल्यू को उसमें स्टोर करा सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे % साइन को स्कैनअप के एड्रेस यहाँ पे एक्सेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स आपका ये हो जाएगी। अब यहाँ पे मैट्रिक्स इस प्रकार से फॉलो कैसे हो रही है, ये हम लोगों ने एक रो को यहाँ पे एलिमेंट को प्रिंट करा दिए, इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन लेना होगा ताकि हम लोग यहाँ पे जंप कर सकें। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे आपका 1 रो, सेकेंड रो, यहाँ पे 3rd रो, इसके बीच में हमें नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लेनी होगी, तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ नेक्स्ट लाइन के लिए यूज किया गया। अब लोग बात करते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे। ठीक है, यहाँ पे 2D एरे में हम लोग मेमोरी की कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हम लोग ऐसे भी बेटर अंडरस्टैंडिंग भी देख सकते हैं किस प्रकार से मेमोरी को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग 1D एरे के लिए भी बात करें तो 1D एरे में अगर हम इस प्रकार से जूम करें तो यहाँ पे अगर बात करें 101 मेमोरी है, या फिर 100 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 100 ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे 102 हो जाएगा, 104 हो जाएगा और यहाँ पे 106 हो जाएगा। तो इसको तो हम लोग कहते हैं बेस एड्रेस। ठीक है, बी इसको बोलते हैं बेस एड्रेस, या फिर हम लोग इसको जो आपका एरे का नाम है इसको ए को ही बोलते हैं। यहाँ पे टारगेट करता है, यहाँ पे पॉइंट करता है आपको फर्स्ट एलिमेंट को, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे, जैसे कि हमें इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है तो सबसे पहले हमें बेस एड्रेस को लिखेंगे और उसमें प्लस करेंगे, यहाँ पे आई लिखेंगे। आई क्या है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर है। आई क्या है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर नहीं, इसमें लिख लेते हैं इंडेक्स नंबर, हम लोग यहाँ पे इसमें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर यानी कि आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे। अब इसमें क्या करना होगा, हमें लोकेशन पता करना है। यहाँ पे 100 है, 100 से 102 करना है, यहाँ पे 2 प्लस करना है, यानी कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा कि आपकी जो एक इंटीजर की कितनी बाइट है, कितनी आपकी एक इंटीजर वैल्यू को कितनी ऑक्युपाइड मेमोरी करता है। तो हम लोग यहाँ पे इंट का यहाँ पे साइज दे देंगे, साइज ऑफ इंट यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, आपका इंट का साइज दे देंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिया जो साइज है, हम लोगों ने 2 बाइट लिया है। ठीक है, वैसे तो ये डिफर करता है आपकी मशीन की क्वालिटी कितनी है। आपके अगर 16 बाइट की है तो 2 बाइट होता है इंट का, अगर आपका 32 बिट का है तो यहाँ पे 4 बाइट लेता है। तो ये आपका यहाँ पे 1D एरे के लिए आपका यहाँ पे फार्मूला हो गया। जैसे कि हमें यहाँ पे 2 वाले एलिमेंट को यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो सेकेंड वाले इंडेक्स पर, इंडेक्स नंबर 2 को हमें मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हमें बेस एड्रेस को लिखना होगा। बेस एड्रेस क्या है, हमारा 100 हमेशा बेस एड्रेस होने वाला है, और प्लस यहाँ पे 2 वाले मेमोरी को एक्सेस करना, मतलब आई बराबर 2 हो जाएगा 2 इंडेक्स पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 2। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, इसकी वैल्यू कर देंगे तो 104 हो जाएगा, जो कि इसका मेमोरी क्या है, मेमोरी देखेंगे हम लोग यहाँ पे 104 है एट सेकेंड ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो मतलब 3rd इंडेक्स ऑफ दूसरे वाले पोजीशन पे। तो आपका यहाँ पे ये तो हो गया 1D एरे के लिए। और वहीं पे अगर यहाँ पे तो दिया गया का 2D एरे कैसे एक्सेस करते हैं, तो 2D एरे का भी फार्मूला देख लेते हैं। तो 2D एरे में क्या होता है, यहाँ पे 2 तरीके से रो मेजर ऑर्डर होता है, यहाँ पे कॉलम भी होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं यहाँ पे रो वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बेस एड्रेस आपका हो जाएगा आई नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, और साइज ऑफ डेटा टाइप। साइज ऑफ डेटा टाइप मतलब कि आपका इंट है, इंट के लिए आप क्या ले रहे हैं, कैरेक्टर के लिए जैसे 1 होता है। ठीक है, आपका इंट के लिए 2 होता है या फिर 4 होता है, तो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका हो जाएगा कि बेस एड्रेस कितना है, बेस एड्रेस और प्लस आई मतलब कि आपका रो वाला। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया, यहाँ पे जी प्लस जे कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग यहाँ पे कॉलम के